15 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखने वाले गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिटी बैंक और रिलायंस म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज संस्थानों में काम करने का बड़ा अनुभव है। और आइए उनसे करते हैं मुलाकात। दुनिया भर के बाजारों पर और हमारे बाजारों पर गहरी पकड़ रखते हैं। माइक्रो और मैक्रो दोनों ही फैक्टर्स पर बहुत ही गजब की आपकी एनालिसिस है। चड्ढा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले शुरुआत अमेरिका से ही करते हैं सर। आज फेड चेयरमैन 2 दिनों की बैठक शुरू कर रहे हैं। बताएं सर, क्या उम्मीदें रखी जाए और अमेरिकी बाजारों के लिहाज से आपका क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हमेशा अच्छा लगता है बात करके आपसे। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि बाजार अभी अगर आप फेड फ्यूचर्स देखें और जो ट्रेडर्स का एंटिसिपेशन देखें, जो रिपोर्ट आ रही है, वो 60% चांस 50 बिप्स का कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन है और मार्केट्स में रन अप हुआ है एक बड़े इवेंट का एंटिसिपेशन को लेके। तो अगर 25 बिप्स रेट कट होता है तो थोड़ा-सा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है और फेड की भी मजबूरी है, थोड़ा-सा बिहाइंड द कर्व है, लेकिन अगर 50 का ऐसा करेगा तो ये सिग्नल देगा कि इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। एक रिटेल सेल्स डेटा आना है, जो माइनस हाउसिंग है, वो शायद तय करेगा कि कितना हाइक होगा। तो मेरे हिसाब से प्राइस्ड इन है। अगर 50 बिप्स आता है तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है कि इकोनॉमी यूएस की जो है काफ़ी स्लो डाउन कर रही है, नंबर 1। दूसरा, अनिल जी, आप देखिए हमेशा से वीक डॉलर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी ट्रेड रहा है, ये सदियों पुराना ट्रेड रहा है। हालाँकि ये पिछले 1-2 महीने में प्ले आउट नहीं हुआ है। एल्यूमीनियम, कॉपर, जो सॉफ्ट कमोडिटी प्राइसेज़ हैं वो भी नीचे हैं, क्रूड भी नीचे है। तो मुझे लगता है वीक डॉलर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी ट्रेड, अगर आप टैक्टिकल होना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते 4 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है। यूएस तो है ही है, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी है। जापान पे नज़र रखनी पड़ेगी। येन कैरी ट्रेड ने काफ़ी अनवाइंडिंग करी थी, एक बड़ा करेक्शन मार्केट में आया था। तो ग्रेजुअली जो हमें अब देखने को मिल रहा है कि अब रेट कट साइकिल शुरू होगी। चाइना स्टिमुलस की बात कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, वीक डॉलर, जो एक ट्रेड हम बोलते हैं, वो देखा जा सकता है। और मेरी बस ये निवेशकों से को सलाह है कि हमने अच्छा पैसा बनाया है पिछले 2 साल में। ये समय है कि जितना कम रिस्क लें और पैसा बना सकें। बाज़ार में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ आप कम रिस्क लेके भी पैसा बना सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए, रादर देन पूरा मार्केट में एग्रेसिव होने की। बात सही है कि थोड़ा सा रिस्क कम रखें और पैसे अच्छे बन गए तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करें। अ, हमारे बाजार भी लाइफ हाई के आसपास ही हैं। बताएं सर, यहाँ से किस तरह का व्यू हमारे बाजारों पर बन रहा है? तो अनिल जी, 3 फैक्टर्स हैं जो बाज़ार के लिए बहुत अच्छे हैं। एक, रूरल डिमांड, हमने कुछ चैनल चेक्स किए हैं। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं एफएमसीजी कंपनीज़ में सीनियर पोज़ीशन में, थोड़ा-सा अपटिक है, माइनर अपटिक है। शायद फेस्टिव सीज़न में आपको बड़ा अपटिक देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट्स ने भी बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे स्टेट्स में कैश ट्रांसफर हो रहा है। तो एक रूरल रिकवरी और फेस्टिव सीज़न एक मेरे हिसाब से अच्छा ट्रिगर हो सकता है रूरल इकोनॉमी के लिए। पिछले क्वार्टर के नतीजे थोड़े से सॉफ्ट थे। अगर आप सेल्स ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ देखेंगे तो 4-5% ग्रोथ थी। बहुत सारे पॉकेट्स में नेगेटिव ग्रोथ थी। थोड़ा-सा काउंटर सिक्लिकल होने की मैं सलाह दूँगा। मुझे आप देखिए, जैसे भी बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया है, एक दिन में मिड कैप से स्टॉक लार्ज कैप बन गया है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स फोकस में आ सकते हैं। बहुत सारी एनबीएफसीज़ जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फेवर हैं, मुझे लगता है अच्छा कमबैक कर सकती हैं। एचडीबी का भी आईपीओ मार्च में ड्यू है। थोड़ा-सा हो सकता है एचडीएफसी बैंक में उसका असर पड़े। एक कुछ एनबीएफसीज़ हैं जो अभी बिलो बुक वैल्यू मिल रही है। एक छोटी-सी एनबीएफसी है जैसे यूग्रो कैपिटल, उन्होंने भी 1200 करोड़ का फंड रेज़ किया था। तब भी मार्केट जो कैप था वो 2200-2400 करोड़ था। इस फंड रेज़ के बाद भी उतना ही है। और ये एमएसएमई लेंडिंग करते हैं। इनका एक प्रोप्राइटरी मॉडल है, मशीन लर्निंग। एक तरीके से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो सिविल इंडिविजुअल के लिए करता है, इन्होंने वो एमएसएमई के लिए बनाया है। बहुत रीज़नेबली वैल्यूड है, बुक वैल्यू पे है। बहुत सारी और एनबीएफसीज़ आपको रीज़नेबली वैल्यूड दिखेंगी। करेक्शन है 15-20% का पीक से। कुछ बैंक्स बुक वैल्यू पे है। आरबीएल बैंक 0.8 बुक वैल्यू पे है, फेडरल बैंक 1.1 बुक वैल्यू पे है। तो जैसे आईटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था 6 महीने से पहले और आईटी ने कमबैक किया, मुझे लगता है फाइनेंशियल्स एक फोकस में रहेंगे। दूसरा, जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बिल्ड कर रहा है, आप देखिए हमने 3 दिन के अंदर सबसे बड़ा अलॉटमेंट भी कर दिया। साढ़े 3-4 लाख करोड़ की बिड आई। 2 दिन में सॉर्ट आउट भी हो गया और अलॉटमेंट भी हो गया। अब हम बोनस शेयर्स की भी आपने भी चर्चा की थी 2 दिन। तो एक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मुझे लगता है 5-10 साल की थीम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टेलीकॉम आएगा, फाइनेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, और यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी इस लेवल से भी 5-10 बैगर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए
पूरा का पूरा भारतीय बाज़ारों का एक्शन। अ, आपने आईपीओ की बात की, उसी पर एक राय भी लेना चाहता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दोनों तरह की है। बजाज हाउसिंग को लेकर कुछ लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, कुछ लोगों को लगता है कि दुगने से ज़्यादा होने के बाद क्या अब भी खरीदना बनता है। 2 राय है, एक तो क्या जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है, उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग लेना चाहते थे और चाहते हैं, उन्हें क्या करना है? अनिल जी, अब इस भाव पे तो मेरे ख्याल 6.5-7 की बुक वैल्यू पे है और हुँ, हमने देखा अगर आप अच्छे बिज़नेस को बहुत हाई प्राइस पे लेंगे, तो नियर टर्म में पैसा नहीं बनता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छा बिज़नेस है और प्राइम लेंडिंग एरियाज़ में ज़्यादा है। अफोर्डेबल हाउसिंग इतना कम करता है, एवरेज टिकट साइज़ ज़्यादा है। बजाज के क्रेडिट मैट्रिक्स, एनालिटिक्स, सेल्सफोर्स का बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग सबसे बड़ा क्लाइंट रहा है कितने साल, ये दिखाता है उनका फ़ोकस कितना है टेक्नोलॉजी पे और डेटा एनालिटिक्स पे। बट बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, जहाँ पे री-रेटिंग हुई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेके। जैसे पीएनबी हाउसिंग में आप देखिए, बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, अभी भी 1.5 की बुक पे आस-पास है। उनका जो डेवलपर लोन पोर्टफोलियो है, सिर्फ 2% रह गया है। 11-1200 जाने के बाद थोड़ा करेक्शन आया है। अ आप देखिए, एक एक एचडीएफसी बैंक है जिसने मर्जर किया था हाउसिंग बिज़नेस का, तो वो वहाँ वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो गया, और एक बजाज फाइनेंस है जिसने डीमर्जर किया है और वैल्यू क्रिएशन हो गया। बाज़ार फनी है और शॉर्ट रन में बहुत ब्रूटल हो सकता है। तो मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस में और भी अच्छे प्लेज़ हैं, इससे काफ़ी कम वैल्यूएशंस पे, जहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं। गोल्ड प्राइसेज़ भी अच्छा कर रहे हैं। गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज़ पे भी आप फ़ोकस कर सकते हैं। और गोल्ड प्राइसेज़ पे आउटलुक भी अच्छा है, $2500-2600 के आस-पास पहुँच गया है। तो मेरा मेरा फ़ोकस थोड़ा बाकी जगह ज़्यादा होगा, अच्छी एनबीएफसीज़ पे, बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ पे, गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज़ पे। बजाज हाउसिंग इस प्राइस में काफ़ी महँगा है। बात है, थोड़ा महँगा हो चुका है, ज़ाहिर-सी बात है, इसलिए अब खरीदने के लिए आप देर हो चुकी है थोड़ी। कमोडिटी स्टॉक्स पर एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ। मेटल्स और माइनिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, काफ़ी पिटे हुए हैं, लेकिन क्या हल्की-फुल्की हलचल जो दिख रही है अब, खरीदने का मौका है या अभी भी थोड़ा इंतज़ार कर लेना ठीक है? नहीं, टैक्टिकली अच्छे प्राइस लेवल्स हैं जी, और आपको यहाँ कमोडिटी वाइज़ कॉल लेनी होगी। तो फेरस और नॉन फेरस है, वहाँ पे आप टैक्टिकल प्ले ले सकते हैं। रबर में अगर आप देखेंगे, भाव 130 से 200 के आसपास गया है। मैं काफ़ी रबर प्रोड्यूसर से बात कर रहा था, 300 के आसपास का प्रोजेक्शन है। तो जहाँ पे भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है रबर का, वो बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। क्रूड डेरिवेटिव रिलेटेड जो प्लेज़ हैं, क्योंकि क्रूड प्राइस नीचे आया है, तो सॉल्वेंट प्राइसेज़ भी नीचे हैं। तो उसका इम्पैक्ट, बहुत सारी केमिकल कंपनीज़ भी आउट ऑफ फेवर रही हैं। तो थोड़ा-सा आपको हॉराइज़न बढ़ाना चाहिए, लेवल 2 जाना चाहिए। एप्कोटेक्स है इस स्पेस में। बहुत सारी फार्मा एपीआई कंपनीज़ हैं जो सॉल्वेंट यूज़ करती हैं, सॉल्वेंट प्राइसेज़ नीचे आए हैं। केमिकल स्टॉक्स सिक्लिकल लो पे हैं, बहुत-बहुत समय से, और अगर कोई भी स्टिमुलस आता है, तो सॉफ्ट कमोडिटीज़, केमिकल्स, मेटल्स सबके लिए अच्छा होगा। हमने एक स्पेशल सिचुएशन भी किया है, कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है, बुकन स्टील करके। यहाँ पे बजाज ग्रुप का ओनरशिप बढ़ा है। अब 74% जो है बजाज ग्रुप ओन करता है। पहले जॉइंट वेंचर था उनका शाह फैमिली के साथ, और बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। 11-1200 करोड़ उन्होंने इक्विटी इन्फ्यूजन किया है, लोन्स रीफाइनेंस किए हैं, डिलेवरेजिंग हो रही है। आगे भी उनके पास लैंड बैंक्स हैं, जहाँ डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, और बहुत दो ढाई हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है स्टील कंपनी, स्पेशलिटी स्टील का और एलॉय स्टील का काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है अपॉर्च्युनिटी है, और स्टिमुलस के साथ और फ़र्क पड़ेगा इस स्पेस में। परफेक्ट। इस वक़्त मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, तो कहाँ पर आपको मौके नज़र आते हैं सर, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, अनिल जी, इंडियन मार्केट्स की बात कर रहे हैं ना? जी, 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 इंडिया सॉरी, में। मैं मिस कर गया। हाँ, हाँ जी। तो देखिए, जैसा मैंने बोला, एक हमें फार्मा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है लॉन्ग टर्म प्ले के हिसाब से। अगर आप देखें, पिछले 5, 10, 15, 20 साल में फार्मा ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। करीबन 1.5% का अल्फा है फार्मा इंडेक्स का। टोटल रिप्रेजेंटेशन बीएसई 500 में फार्मा का सिर्फ 5% है। आप किसी भी डेवलप्ड मार्केट में देखेंगे, 12-13% होता है। यूएस में एक बायोसिक्योर एक्ट पास हुआ है, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी, 5 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, एमजीआई टेक, हुआईफी, और 3 और कंपनीज़ हैं, जिस पे रिस्ट्रिक्शन की बात करी है। अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में गया है, शायद इलेक्शन के बाद सेनेट में आएगा। इसमें एक पोटेंशियल है पूरा फार्मा आउटसोर्सिंग वैल्यू चेन को चेंज करने का। मेरा ये मानना है कि जो सीडीएमओ इंडस्ट्री है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है फार्मा की, ये वैसे भी 18% से ग्रो कर रही है, और अगर ये बायोसेक्टर एक्ट पास होता है, तो इसको ट्रिगर मिल सकता है, और इंडिया का शेयर सीडीएमओ में सिर्फ 2.5% है। तो ये बहुत बड़ा, ये वो इंडिया आईटी आउटसोर्सिंग मूवमेंट है जो 90s में इंडियन आईटी कंपनीज का था। अगर ये एक्ट बनता है, और तो यहाँ पे बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं सीडीएमओ स्पेस में।
और जैसा मैंने बोला कुछ हम निश थीम्स पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे डेटा सेंटर है, वहाँ पे हम वैल्यू चेन मैप कर रहे हैं कि बैटरी सप्लायर कौन है डेटा सेंटर का, कूलेंट सप्लायर कौन है क्योंकि बहुत एनर्जी और हीट जनरेट होती है। तो हमने पोर्टफोलियो में एचबीएल पावर, सविता ऑयल टेक ऐड किया है। रीसाइक्लिंग थीम मैंने आपसे डिस्कस करी थी 3-4 महीने पहले, वो बहुत अच्छा प्ले हुई है, चाहे वाटर है, चाहे लेड है, चाहे प्लास्टिक्स है। तो इन थोड़ी निश थीम्स और ब्रॉडली फाइनेंशियल्स, फार्मास्यूटिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा फोकस है। ओके, ये है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के ढेर सारे मौके इस मार्केट में जो पसंद है गुरमीत सर को। गुरमीत सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए।